अक्सर जब हम अकेले होने के बारे में सोचते हैं तो क्या मन में एक तरह का खालीपन या शायद थोड़ी उदासी का भाव आता है। हाँ बिल्कुल। समाज में अक्सर इसे नेगेटिव ही देखा जाता है। लेकिन आज हम इसी धारणा को मतलब गहराई से समझने और शायद चुनौती देने वाले हैं। हमारे सामने द आर्ट ऑफ सॉलिट्यूड एंड सेल्फ डिस्कवरी नाम के स्रोत से कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जी। जो अकेलापन और एकांत के बीच एक बहुत ही बारीक पर अहम फर्क पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारी इस गहन बातचीत का मकसद साफ है, ये समझना कि जिसे हम आम तौर पर अकेलापन मतलब लोनलीनेस कह देते हैं, वो सचेतन रूप से चुने गए एकांत यानी सॉलिट्यूड से कैसे और क्यों अलग है। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। हम इस स्रोत के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अकेले बिताया गया समय सिर्फ खाली वक्त न होकर आत्मखोज, व्यक्तिगत विकास और यहां तक कि गहरी आंतरिक शांति पाने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। हाँ, ये विषय अपने आप में बहुत गहरा है और स्रोत हमें कई दिशाओं में सोचने पर मजबूर करता है। वाकई हम आज बात करेंगे कि अकेलापन और एकांत के बीच का बुनियादी अंतर क्या है, जैसा स्रोत बताता है। ठीक है। फिर देखेंगे कि ये एकांत आत्मखोज की यात्रा में कैसे सहायक होता है। इसके साथ ही स्वप्रेम और खास तौर पर आत्मस्वीकृति का इसमें क्या महत्व है। हाँ, आत्मस्वीकृति ये महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल। और व्यवहारिक स्तर पर एकांत का अभ्यास आखिर किया कैसे जाए। कैसे अकेले कमरे में बैठ जाना काफी है या कुछ और। हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। स्रोत इसके आगे बढ़कर बताता है कि कैसे अकेले बिताए समय को व्यक्तिगत विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इससे भावनात्मक स्वतंत्रता हासिल होती है, और एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कैसे एकांत हमारे बाहरी रिश्तों को भी सुधार सकता है। अच्छा, रिश्तों को भी ये तो जानना पड़ेगा। आपने शुरुआत में ही अकेलापन और एकांत की फर्क की बात की। यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, है ना? बिल्कुल, यही सबसे आम कंफ्यूजन है। स्रोत इस अंतर को कैसे स्पष्ट करता है? आमतौर पर अकेले होने को एक कमी या एक नकारात्मक स्थिति माना जाता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। स्रोत इसी बुनियादी भ्रम को मतलब दूर करने पर जोर देता है। उसके अनुसार अकेलापन, लोनलीनेस अक्सर एक अनचाही स्थिति होती है। मतलब हमें पसंद नहीं अकेले रहना, पर है हाँ, एक मजबूरी जैसी। सही। ये महसूस कराती है कि कुछ छूट रहा है, कोई कमी है, या हम दूसरों से कटे हुए हैं। इसमें एक दर्द या खालीपन का एहसास हो सकता है। लेकिन एकांत, सॉलिट्यूड इससे बिल्कुल अलग है। ये एक जानबूझकर सचेतन रूप से चुना गया समय और स्थान है। चुना गया मतलब अपनी मर्जी से, लगातार आ रही सूचनाओं से थोड़ा हटकर अपने भीतर की दुनिया से जुड़ता है। या वो समय है जब उसे अपनी असल भावनाओं, दबी हुई इच्छाओं, अपने सच्चे विचारों और यहाँ तक कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनने और समझने का मौका मिलता है। तो ये किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक अलग तरह का गहरा जुड़ाव है, स्वयं के साथ जुड़ाव। ये दिलचस्प है कि एकांत को कमी नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ाव का एक रूप माना जा रहा है। तो फिर ये आत्मखोज यानी खुद को जानने की प्रक्रिया में कैसे मदद करता है? स्रोत कहता है कि ये हमें समाज की अपेक्षाओं और दूसरों की राय से दूर ले जाता है। लेकिन ये होता कैसे? हम तो सामाजिक प्राणी हैं, दूसरों की राय तो मायने रखती है ना? हाँ, और स्रोत इस बात को नकारता नहीं कि हम सामाजिक हैं, बिल्कुल मायने रखती है। बल्कि वो ये बताता है कि जब हम लगातार बाहरी प्रभावों, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या उम्मीद रखते हैं, इनसे घिरे रहते हैं, तो हमारी अपनी आवाज कहीं दब जाती है। हाँ, ये तो होता है। एकांत हमें उस बाहरी शोर से एक अस्थायी दूरी बनाने का मौका देता है। जब बाहरी दबाव और अपेक्षाएं कम होती हैं, तब व्यक्ति को एक शांत और स्पष्ट मानसिक जगह मिलती है, ये पूछने के लिए कि मैं वास्तव में कौन हूँ। खुद से सवाल पूछने की जगह। बिल्कुल। दूसरों की पसंद नापसंद से हटकर मेरी अपनी पसंद नापसंद क्या है, मेरे अपने जीवन मूल्य क्या है, मैं असल में क्या चाहता हूँ या क्या महसूस करती हूँ। स्रोत के अनुसार यही आत्म जागरूकता और फिर आत्मस्वीकार्यता की तरफ पहला कदम है। अच्छा। एकांत वो शांत कोना प्रदान करता है जहां हम अपनी अंतरात्मा की उस धीमी, अक्सर अनदेखी की जाने वाली पर सच्ची आवाज को सुन सकें। ये जैसे फिल्टर हटाकर खुद को देखने जैसा है। आपने आत्मस्वीकृति की बात की। स्रोत इस पर काफी बल देता है, और सिर्फ अपनी अच्छी बातों को नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, यहाँ तक कि अपनी नकारात्मक माने जाने वाली भावनाओं को भी स्वीकार करने की बात करता है। यह सुनने में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। हाँ है तो, क्योंकि हम अक्सर अपनी कमियों को या तो छुपाना चाहते हैं
या उनसे जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं? बिल्कुल, ये चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन स्रोत के अनुसार ये आत्मखोज और भावनात्मक परिपक्वता के लिए बेहद जरूरी है। स्रोत हमें समझाता है कि खुद के प्रति दयालु होना, स्नेह रखना, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना, जिसमें हमारी गलतियां, हमारे डर, हमारी तथाकथित नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, उदासी, ये सब शामिल हैं। बिना किसी जजमेंट के? हाँ, बिना किसी कठोर निर्णय के। ये सब आत्म प्रेम का ही एक अभिन्न हिस्सा है। हम अक्सर दूसरों द्वारा बनाए गए परफेक्शन के मानकों पर खरा उतरने की अंतहीन दौड़ में लगे रहते हैं। सही बात है। लेकिन स्रोत कहता है कि इसकी बजाय अपनी पूरी सच्चाई को, जिसमें उजाले और अंधेरे दोनों पहलू शामिल हैं, स्वीकार करना ज्यादा जरूरी है। अगर इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही समग्र स्वीकृति, जिसमें हम खुद को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपनाते हैं, असल में भावनात्मक मजबूती, आंतरिक स्थिरता और सच्ची शांति की नींव रखती है। जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, तभी असली विकास शुरू होता है। ठीक है, ये समझ आता है कि आत्मस्वीकृति क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारना चाहता है। एकांत का अभ्यास असल में कैसे किया जा सकता है? क्या इसका मतलब है कि बस दिन में कुछ देर के लिए दरवाजा बंद करके अकेले बैठ जाएं, या कुछ और भी है इसमें? नहीं, सिर्फ शारीरिक रूप से अकेले होना ही अपने आप में एकांत नहीं है। हालांकि ये पहला कदम हो सकता है। स्रोत बताता है कि एकांत तब सार्थक बनता है जब हम जानबूझकर एक इरादे के साथ अपने साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं। गुणवत्तापूर्ण समय मतलब ऐसा समय जो सिर्फ खाली ना हो, बल्कि जिसमें हम सच में अपने साथ हो। इसके कई तरीके हो सकते हैं और हर किसी के लिए अलग तरीका काम कर सकता है। जैसे कुछ लोगों के लिए ध्यान, मेडिटेशन करना फायदेमंद हो सकता है, जहां आप बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग होते हैं। कुछ के लिए जर्नलिंग, यानी अपने विचारों, एहसासों, सपनों या दिन के अनुभवों को लिखना बहुत मददगार साबित होता है। यह खुद से संवाद करने का एक तरीका है। लिखना? हाँ, ये अच्छा लगता है। कुछ लोग प्रकृति में अकेले समय बिताना पसंद करते हैं, या शांत बैठकर संगीत सुनते हैं, या बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान सचेत रूप से बाहरी भटकावों जैसे लगातार फोन चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या टीवी चलाए रखना, इनसे दूरी बनाई जाए। हाँ, ये सबसे मुश्किल है शायद आज के जमाने में। बिल्कुल। स्रोत तो यहाँ तक सुझाव देता है कि हम अपनी दिनचर्या में एकांत के छोटे अनुष्ठान शामिल कर सकते हैं। अनुष्ठान जैसे? यह कुछ भी हो सकता है। सुबह की पहली चाय शांति से अकेले पीना, दोपहर में 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना, या रात को सोने से पहले कुछ पन्ने पढ़ना या लिखना। नियमितता और इरादा महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे कदम लेकिन लगातार। हाँ, बिल्कुल। ये व्यवहारिक सुझाव काफी मददगार हैं। स्रोत में एक और बात ध्यान खींचती है, वो ये कि अकेले बिताए समय को सिर्फ खाली समय भरने या बोरियत दूर करने के साधन की तरह नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से व्यक्तिगत विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अक्सर जब लोग अकेले होते हैं तो उन्हें लगता है करने को कुछ नहीं है, या वे बेचैन हो जाते हैं। आपने सही पहचाना। स्रोत इसी मानसिकता को बदलने पर जोर देता है। एकांत का समय निष्क्रियता का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मनिवेश का समय हो सकता है। आत्मनिवेश? हाँ, इसे अपनी मौजूदा योग्यताओं को और बेहतर बनाने, कोई नया कौशल सीखने, जैसे कोई भाषा, कोई वाद्य यंत्र, कोडिंग, कुछ भी अपनी रचनात्मकता को जगाने, जैसे लिखना, चित्रकारी करना, क्राफ्टिंग, खाना बनाना, या अपने ज्ञान का विस्तार करने, जैसे पढ़ना, शोध करना, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये समय अपने जीवन के बड़े सवालों पर विचार करने, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और अपने जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझने का भी अवसर बन सकता है। वाह! जब हम अकेले होते हैं तो बाहरी दुनिया की मांगें कम होती हैं और हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये खालीपन नहीं? बिल्कुल नहीं। ये खालीपन नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ एक उपजाऊ समय है, जहां हम खुद को बेहतर जान सकते हैं, खुद पर काम कर सकते हैं और एक व्यक्ति के तौर पर विकसित हो सकते हैं। इसी विकास से जुड़ा एक और पहलू स्रोत में है, भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जी, ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका एकांत से क्या लेना देना है? एकांत में समय बिताने से कोई भावनात्मक रूप से स्वतंत्र कैसे बन सकता है? इनका बहुत गहरा और सीधा संबंध है। जो व्यक्ति नियमित रूप से आत्मचिंतन करता है, अपनी भावनाओं, विचारों और जरूरतों को समझता है,
तो उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उसकी खुशी, उसकी मान्यता, वैलिडेशन और उसकी मानसिक शांति का स्रोत मुख्य रूप से उसके भीतर ही है, बाहर नहीं। बाहर उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। ओके। उसे ये समझ आने लगता है कि वो बाहरी परिस्थितियों, वस्तुओं या सबसे महत्वपूर्ण दूसरे लोगों की मंजूरी, प्रशंसा या उपस्थिति पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। बेशक स्वस्थ रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एकांत हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनात्मक जरूरतों को खुद भी पूरा कर सकते हैं। हम अपनी कंपनी में भी सहज और संतुष्ट रह सकते हैं। खुद के साथ सहज होना। हाँ, ये समझ हमें बाहरी उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होने में मदद करती है। ये आत्मनिर्भरता की भावना को पोषण देता है और हमें भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर और स्वतंत्र बनाता है। हम दूसरों से प्यार और जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए उन पर पूरी तरह आश्रित नहीं रहते। ये बात वाकई सोचने लायक है कि हमारी खुशी का नियंत्रण हमारे अपने पास आ सकता है। लेकिन अब एक ऐसा बिंदु आता है जो थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। अच्छा। स्रोत कहता है कि एकांत में समय बिताने से हमारे बाहरी रिश्ते, दूसरों के साथ हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ज्यादा अकेले रहने वाले लोग समाज से कट जाते हैं या उनके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। ये कैसे संभव है? हाँ, ये पहली नज़र में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से समझें तो ये बहुत तार्किक है। स्रोत का तर्क ये है कि जब कोई व्यक्ति एकांत के माध्यम से खुद को बेहतर समझता है, खुद से प्यार करना सीखता है और अपने आप में अधिक पूर्ण और संतुष्ट महसूस करता है, मतलब अंदर से भरा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, तो वो भावनात्मक रूप से दूसरों पर कम निर्भर होता है। वो रिश्तों में असुरक्षा, जरूरत या खालीपन भरने की भावना के साथ प्रवेश नहीं करता। इसके बजाय वो एक ऐसे स्थान से जुड़ता है जहां वो पहले से ही पूर्ण है। इससे होता ये है कि वो दूसरों से अवास्तविक उम्मीदें नहीं रखता। अच्छा। इससे रिश्तों में ज्यादा स्वस्थ संतुलन आता है। संतुलन। हाँ, व्यक्ति रिश्तों में इसलिए शामिल होता है क्योंकि वो सच में जुड़ना चाहता है, साझा करना चाहता है, ना कि इसलिए कि उसे दूसरे व्यक्ति से कुछ चाहिए। नीड बेस्ड नहीं, चॉइस बेस्ड रिश्ते। एग्जैक्टली। इससे निर्भरता कम होती है, स्पेस बना रहता है और आपसी सम्मान बढ़ता है। रिश्ते जरूरत पर आधारित होने के बजाय चुनाव पर आधारित हो जाते हैं, जो उन्हें ज्यादा मजबूत और परिपक्व बनाता है। ये सच में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि कैसे अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध करके हम बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को भी बेहतर बना सकते हैं। तो कुल मिलाके द आर्ट ऑफ सॉलिट्यूड एंड सेल्फ डिस्कवरी के इन अंशों से जो तस्वीर उभरती है, वो एकांत को लेकर हमारी परंपरागत सोच से काफी अलग है। हाँ, काफी अलग। ये इसे एक बोझ या मजबूरी नहीं, बल्कि आत्मविकास, समझ और यहाँ तक कि बेहतर रिश्तों के लिए एक जरूरी और सकारात्मक अभ्यास के रूप में देखती है। यह स्पष्ट है कि जानबूझकर चुना गया एकांत अनचाहे अकेलेपन से कितना भिन्न और शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल सही। आज की बातचीत का निचोड़ यही है कि एकांत को डर या उदासी से जोड़ने के बजाय इसे आत्मचिंतन, आत्मसमझ, रचनात्मकता को जगाने और व्यक्तिगत विकास के एक अनमोल अवसर के रूप में देखने की जरूरत है। एक अवसर? हाँ, एक अवसर। स्रोत हमें प्रेरित करता है कि हम खुद से प्यार करना सीखें, अपनी अनूठी पहचान को अपनाएं और बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिएं। और एकांत इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण साथी बन सकता है। और जैसा कि हमने चर्चा की, इसके लिए जीवन में कोई बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। छोटे कदम। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए गए छोटे छोटे सचेत कदम, जैसे कुछ पल शांति से बैठना, अपने विचारों को लिखना, प्रकृति में समय बिताना या जानबूझकर डिजिटल शोर से ब्रेक लेना, ये सब एकांत को न सिर्फ संभव बनाते हैं बल्कि उसे सार्थक और आनंददायक भी बना सकते हैं। यह धीरे धीरे खुद से दोस्ती करने जैसा है। वाकई आज की चर्चा ने अकेले होने के मायने को एक नया आयाम दिया है। इसे एक सकारात्मक नजरिए से देखना संभव है। ये व्यक्तिगत विकास और खुद को गहराई से जानने का एक शक्तिशाली रास्ता हो सकता है। और जैसा स्रोत ने सुझाया, छोटे छोटे दैनिक अभ्यास से इसकी शुरुआत की जा सकती है। हाँ, और इस पूरी बातचीत से परे एक विचार है जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे मनन करना चाहें। अच्छा। हमने देखा कि व्यक्तिगत एकांत हमें खुद से कैसे जोड़ता है, लेकिन क्या इसका कोई सामूहिक या साझा रूप भी हो सकता है? सोचिए, अगर हम जानबूझकर साझा शांत क्षण, शेयर्ड क्वाइट मोमेंट्स, मतलब
मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग बिना किसी बातचीत या गतिविधि के बस शांति से एक दूसरे की उपस्थिति में मौजूद हों, क्या इसका हमारे रिश्तों, परिवारों या यहाँ तक के समुदायों पर भी कोई गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? सोचने वाली बात है। क्या शांति सिर्फ व्यक्तिगत हो सकती है या साझा शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? ये एक विचार है जो सोचने के लिए खुला है।